हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनिका एजुकेशन हब। आज हम पॉलिटी के बचे हुए आर्टिकल को कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट आर्टिकल हमारा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी रिसेंटली ऑर्डिनेंस पास किया है सुप्रीम दिल्ली गवर्नमेंट के जो कंट्रोल था ओवर सर्विसेज एंड ट्रांसफर ऑफ ऑफिस ऑफिसर। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग्स थी उसको ओवररूल करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारी क्या किया है कि जो नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी है उसको क्रिएट किया गया है थ्रू एन ऑर्डिनेंस के तहत। अब इस जो अब ये जो अथॉरिटी है इसमें कौन कौन होगा, पहली बात तो ये बता देगी। इसमें होगा हमारा सीएम, जो दिल्ली के सीएम होंगे, चीफ सेक्रेटरी है एंड होम सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली। अब ये अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि किस ग्रुप को ट्रांसफर करना है, किस ग्रुप को कौन से ऑफिसर को ट्रांसफर करना है, कौन से ऑफिसर को पोस्ट करना है। ठीक है। तो जो पहली बात तो हम ये बताएंगे कि जो लेजिस्लेटिव पावर है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की, वो कौन कौन से हेड में एक्सप्लेन की गई है। तो एग्जीक्यूटिव में होता कौन कौन है, पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि एग्जीक्यूटिव में होता कौन कौन है। एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट होता है हमारा, जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। ये चार बंदे होते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो हमारी इंटीग्रल पार्ट होती है पार्लियामेंट का, जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती है, जिसका काम है कानून बनाना। एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो समोन करना, कन्वीन करना, प्रोरोग करना बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। वो लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकती है। जो एग्जीक्यूटिव पावर है लोकसभा वो लोकसभा को भी डिसॉल्व कर सकती है। राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू हाउस अंडर आर्टिकल नंबर 86 के तहत। आर्टिकल नंबर 86 कहता है कि प्रेसिडेंट जो है हाउस को एड्रेस कर सकता है और मैसेज सेंड कर सकता है। स्पेशल एड्रेस कर सकता है अंडर आर्टिकल नंबर 187 के तहत। जॉइंट सिटिंग को बुला सकता है आर्टिकल नंबर 188 के तहत। ठीक है। प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड टू इंट्रोड्यूस लेजिस्लेशन ऑन सच मैटर। मतलब इसमें पॉलिटी का जो पूरा चैप्टर है वो हमारा पार्लियामेंट वाला, तो उसमें पूरा का पूरा इसमें ये दिया गया है। आप वहां से पढ़ लेना इसको, या फिर हम कोई स्पेशल एक प्रोग्राम सेशन ले लेंगे पॉलिटी का, तो उसमें हम कवर करवा देंगे। हम इसमें सीधा बात करेंगे जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है कि किस तरह से हमारी जो एग्जीक्यूटिव है वो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का मिसयूज करती है। ठीक है। आर्टिकल नंबर देखो मिलते जुलते आर्टिकल है। जो 123 है वो हमारी यूनियन गवर्नमेंट वाला है। ठीक है। और जो आर्टिकल नंबर 213 वाला है वो हमारा है स्टेट का है। ठीक है। 123 एंड 213। ठीक है। पहली बात तो ये ऑर्डिनेंस इशू क्यों होता है ये भी वैसे हमारा पॉलिटी में दिया गया है। तो 123 आर्टिकल के तहत कौन कौन प्रोमुलगेट करता है ऑर्डिनेंस को, प्रेसिडेंट करता है। कंडीशन है अगर कुछ सरकमस्टांसेस अपीयर, कौन से सरकमस्टांसेस में प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंस को इशू करता है, जब दोनों के दोनों हाउस सेशन में नहीं होते, लोकसभा और राज्यसभा जब दोनों सेशन में नहीं होते, या फिर एक सेशन में नहीं होता, या फिर जब वह सेटिस्फाइड होता है कि सरकमस्टांसेस है और ये जरूरी है कि एक इमीडिएट एक्शन लेना, इमीडिएट एक्शन लेना है, सरकमस्टांसेस है, तो मैं सेटिस्फाई हूँ, तो मैं ऑर्डिनेंस इशू कर सकता हूँ। ठीक है। एक ऑर्डिनेंस जो है वो एज अ एक्ट की तरह काम करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्डिनेंस शैल बी लेड बिफोर, और ये 6 वीक के अंदर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में रखा जाना चाहिए। इफ बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड रेजोल्यूशन डिसअप्रूविंग इट आर पास्ड बाय बोथ हाउसेज अपॉन द पासिंग, अगर मान लो कि इस ये जो रेजोल्यूशन है, सॉरी ये जो ऑर्डिनेंस है, इसको दोनों हाउसेज ने मतलब मना कर दिया, तो ये जो ऑर्डिनेंस है वही की वही खत्म हो जाएगा। एक ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट के द्वारा ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक टाइम है कि इसी के टाइम के अंतर्गत उसे ऑर्डिनेंस को विड्रॉल करना है, नहीं, ऐसा कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। प्रेसिडेंट जब चाहे ऑर्डिनेंस को विड्रॉल कर सकता है। ठीक है। तो इसमें क्या क्या देखा हमने, जो ऑर्डिनेंस है कौन कौन से टाइम में वो इशू कर सकता है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्न सॉरी प्रेसिडेंट। ठीक है। जब बोथ हाउसेस
सेशन में नहीं होते या फिर एक सेशन में नहीं होता। ठीक है, जब प्रेसिडेंट को लगे कि सर्कमस्टांसेस हैं और इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत है। ठीक है, 6 वीक के लिए वो 6 वीक के अंतर्गत उसको पार्लियामेंट के अंतर्गत पेश करना होता है। अगर पार्लियामेंट ने उसको स्वीकार कर लिया है तो वो एज अ एक्ट के रूप में काम कर लेगा, दोनों दोनों हाउसेज ने अगर पास कर लिया। वरना वो मतलब जो पार्लियामेंट है उन्होंने मना कर दिया कि ये एज अ ऑर्डिनेंस एज अ एक्ट नहीं बन सकता 6 वीक के अंतर्गत या उससे पहले, तो ये ऑर्डिनेंस जो है वही की वही खत्म हो जाएगा और इसको प्रेसिडेंट कभी भी जब चाहे मन करे उसको विड्रॉल कर सकते हैं, इसमें कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। ठीक है, अब जो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था, केस कौन सा है हमारा, राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें कहा था कि जो प्रेसिडेंट की जो सेटिस्फेक्शन है अंडर आर्टिकल नंबर 123A, वो अगर अपना डिसीजन मेलाफाइड यानी कि कोई भी एज अ ग्राउंड, अगर कोई भी हमें गलत गलत इरादे से वो ऑर्डिनेंस को इशू करता है तो उसको कोर्ट में क्वेश्चन किया जा सकता है, यानी कि वो जुडिशियल रिव्यू का पार्ट माना जाएगा। एक केस तो हमारा ये हो गया स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सेकंड केस हमारा है AK रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो जुडिशियल रिव्यू है इज नो टोटली एक्सक्लूडेड रिगार्डिंग द क्वेश्चन रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट सेटिस्फेक्शन, यानी कि जो प्रेसिडेंट की जो सेटिस्फेक्शन है वो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आती है। ठीक है, पहले तो देखा हमने कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इशू उन्होंने एनसी नेशनल कैपिटल सर्विस अथॉरिटी एक्ट को पास कर दिया। क्यों पास कर दिया ये भी देख लिया हमने। ठीक है, इसके प्रोविजन क्या क्या है, ऑर्डिनेंस को किस किस प्रोविजन में कौन कौन से जो सर्कमस्टांसेस है उसमें इसको प्रोमोलिगेट कर सकती है। हमने केसेस देख लिए, अब इसकी लिमिटेशन देखेंगे कि किस तरह से जो एग्जीक्यूटिव है वो ऑर्डिनेंस का मिसयूज करती है। हमारे देखो हम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेशन एग्जिस्ट विद रिगार्ड टू द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव। पहले तो बात बताया कि जब लेजिस्लेटिव हमारा सेशन में नहीं होता तभी प्रोमोलगेट कर सकती है। ठीक है, वही बात है, वो इमीडिएट एक्शन रिक्वायर, मतलब इसने तो ये सिंपल बताया है कि कब कब हमारी जो पार्लियामेंट प्रेसिडेंट है वो ऑर्डिनेंस को इशू कर सकता है। नेक्स्ट हमारा देखो ये बात है कि इसमें दिया गया है कि ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा इन द फ्लोइंग सर्कमस्टांसेस, जब दोनों हाउस डिसअप्रूव कर देंगे। ऑर्डिनेंस इज नॉट रिप्लेस्ड बाय एक्ट विद इन 6 मंथ, यानी कि 7.5 महीने का एक टाइमलाइन पीरियड होता है, गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी टाइम विड्रॉल किया जा सकता है। वही है सब कुछ, इस चांसेस दिए गए हैं इसमें कब कब हमारे जो ऑर्डिनेंस है वो पास की गई है। 2013 और 14 में पास किया गया था सिक्योरिटी लॉ ऑर्डिनेंस को प्रोमोलगेट यानी कि 3 सालों के लिए बार बार उसको प्रोमोलगेट किया था। 2014 और 15 में भी लैंड एक्विजिशन एक्ट विच वाज इशू किया, जो कि इशू किया गया था 2014 में, उसको फिर 2015 में प्रोमोलगेट किया। फिर 2016 और 19 में इंडियन मेडिकल काउंसिल ऑर्डिनेंस को इशू किया गया। 2018 में फिर 2019 में फिर से इशू कर दिया। फिर 2020-21 में जो कमीशन थी एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरिया ऑर्डिनेंस, उसमें उसके लिए पास किया गया। DC वधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1987 का केस था कि जो लेजिस्लेटिव पावर है एग्जीक्यूटिव की ऑर्डिनेंस को प्रोमोलगेट करने की, वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में यूज होगी। ये एक एज अ लॉ मेकिंग पावर जो है हमारे लेजिस्लेटिव की, उसके रूप में एक सब्स्टिट्यूट के रूप में ये काम नहीं करेगा। ठीक है, मतलब DC वधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस में क्या बोला कि जो
हमारी एग्जीक्यूटिव है वो एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होंगे तब जाके वो ऑर्डिनेंस को इशू करेगी, वरना ऐसा नहीं है कि वो उसका जब मन चाहे ऑर्डिनेंस को इशू कर देगी। और ये जो जुडिशियल सॉरी ये जो ऑर्डिनेंस पावर है इशू करने की, प्रोमोलगेट करने की, वो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आएगी। ठीक है, तो इसमें और ऐसा कुछ नहीं है। सो नेक्स्ट आर्टिकल मैं आपको बताऊं, इंक्रीजिंग सेंट्रलाइजेशन चिपिंग विंग्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। किस तरह से जो हमारा सेंट्रलाइजेशन इंक्रीज हो रहा है और फेडरलिज्म डिक्रीज हो रहा है। देयर इज मैनी सर्कमस्टांसेस वी सी दैट देयर इज इंक्रीजिंग पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। किस तरह से रूलिंग देखेंगे, हम देखेंगे वैसे नॉर्मली अगर हम बता दें आपको, हम देखते जाते हैं। चलो पहले तो हम बात करते हैं कि फेडरलिज्म होता क्या है। फेडरलिज्म में दो लेवल पर गवर्नमेंट होती है, स्टेट लेवल पर होती है, सेंट्रल लेवल पर होती है और एक स्टेट लेवल पर होती है। ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर एंड फंक्शन, डिवीजन ऑफ पावर एंड फंक्शन होता है हमारा जो स्टेट लिस्ट हमारी कौन कौन सी, एक तो हमारी यूनियन लिस्ट, एक हमारी है स्टेट लिस्ट। उसमें बताया गया है कि अलग अलग इन दोनों की अलग अलग पावर है। ठीक है, बोथ यूनिट फंक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, दोनों में से कोई भी एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं करेगी, दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। डिस्प्यूट अगर होता है तो दोनों गवर्नमेंट के बीच में, तो हमारे पास जुडिशरी है, वो लॉ को इंटरप्रिटेट करेगी और बताएगी किसके अंतर्गत कौन सा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव आता है। यानी कि यूनियन लिस्ट में मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर स्टेट और स्टेट, ठीक है, बहुत ज्यादा स्टेट्स और एक स्टेट, ठीक है, इनके बीच में अगर कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है वो कौन देखेगा, जुडिशरी देखेगी। ठीक है, तो कौन क्या क्या था, दो गवर्नमेंट है, स्टेट लिस्ट और जो हमारी जो डिवीजन ऑफ पावर है, ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। ठीक है, हमसे पता लगता है कि हम वैसे और भी बहुत कुछ दिया गया है हमारी पॉलिटी की बुक्स में, जो एम लक्ष्मीकांत है उसमें पूरा चैप्टर दिया गया है, आप उसको वहां से रेफर कर सकते हैं। तो फेडरलिज्म एज प्रैक्टिस इन इंडिया बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल नंबर 1 कहता है हमारा, जहाँ पर पूरे इंडिया को एज अ भारत बताया गया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स बताया गया है। इसमें भी वही है, पूरा पॉलिटी वाला है हमारा। स्टेट्स के पास कोई भी पावर नहीं है कि वो हमारे यूनियन ऑफ इंडिया से सिसीड हो सके। जैसे कि अनलाइक यूएसए में, इंडिया में क्या आता है, क्या है कि जो अलग अलग स्टेट्स है वो एग्रीमेंट से नहीं बनी है। ठीक है, यानी कि हमने अपने स्टेट से कोई एग्रीमेंट नहीं किया है कि आओ हमारे पास और हमारे यूनियन ऑफ इंडिया में शामिल हो जाओ जैसे कि यूएसए में है। आर्टिकल नंबर 3 पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि आप न्यू स्टेट्स को बना सकते हैं। ठीक है, रीजनल एस्पिरेशन को पूरा करने के लिए। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, व्हेन अ न्यू स्टेट इज फॉर्म तो शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाता है। शेड्यूल 1 में क्या है, कंटेन लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूटी, एंड 4 में है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा किस तरह से दी जाती है, एलोकेशन ऑफ सीट्स वो पॉपुलेशन के बेस पर दी जाती है। यानी कि 1 लाख पॉपुलेशन पर कितने कितनी सीट्स दी जाएगी। ठीक है, आर्टिकल नंबर 246 पूरा का पूरा फेडरल करेक्टर को बताता है हमारे इंडिया के। इट इम्पावर करता है ये पार्लियामेंट को कि आप यूनियन लिस्ट के अंतर्गत जो भी मैटर्स आते हैं उन पर लॉ बना सकते हैं। स्टेट बना सकता है, स्टेट लिस्ट में जो मैटर आते हैं। पार्लियामेंट और स्टेट दोनों बना सकती है, कौन सी लिस्ट के, कंकरेंट लिस्ट के। एक होती है हमारी रेजिडरी लिस्ट, उसके अंतर्गत सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर होती है जो कानून बना सकते हैं। रेजिडरी लिस्ट में वो मैटर्स आते हैं जो ना तो स्टेट लिस्ट में आते हैं ना ही उसमें, जो इन दोनों में से किसी में नहीं आते, वो रेजिडरी लिस्ट में आते हैं। फाइनेंस कमीशन को बनाया गया था फाइनेंस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट अंडर आर्टिकल नंबर 262 के तहत एक हमने एक एक्ट पास किया था। इंटर स्टेट काउंसिल बनाई थी, जीएसटी काउंसिल बनाई है हमने हमने
यूनियन के लिए और स्टेट के लिए। ठीक है, तो हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली कि किस तरह से हमारा फेडरलिज्म एक ऐसा, इंडिया जो है एक फेडरलिज्म का एक पार्ट है हमारा, जहाँ पर दो गवर्नमेंट है और दोनों को अलग अलग पावर मिली हुई है, अलग अलग उनके पास लिस्ट है। इंटीग्रेटेड जो हमारी एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, किस तरह से जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया, इंटर वाटर स्टेट जो डिस्प्यूट लेवल है उसको हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। एक इंटर बहुत सारी चीज़ें नीति आयोग में देख लो, उसमें भी हम फेडरलिज्म के रूप में एक लिख सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल देखें तो किस तरह से सेंट्रलाइजेशन बढ़ रहा है। तो देखो, सेंट्रलाइजेशन के बढ़ने के कारण बहुत बार क्वेश्चन आया भी हुआ है। तो फर्स्ट अगर हम देखें तो कन्वर्टिंग बिल इनटू मनी बिल, यानी कि बहुत सारे बिल ऐसे हैं क्यों कि उनको मनी बिल में अंदर डाल देते हैं और पास कर देते हैं। मनी बिल को पास मनी यानी कि बिल को मनी बिल का रूप क्यों दे दिया जाता है, क्योंकि इसमें राज्यसभा के पास इतनी पावर नहीं होती कि वो कुछ बोल सके। ठीक है, इसमें लेस पावर होती है राज्यसभा की। तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो बहुत सारे बिल्स को मनी बिल में डाल देती है। एक्सेसिव यूज ऑफ ऑर्डिनेंस जो हमने देखा था, लैक ऑफ डिबेट इन पार्लियामेंट ऑन की इश्यूज, यानी कि जो महत्वपूर्ण जो विषय होते हैं उन पर डिबेट ही नहीं हो पाती। अभी रिसेंटली हमने मणिपुर के पुलिस में देखा कि कोई भी डिबेट नहीं हुई थी। ठीक है, हमारा जो एक अडानी वाला जो केस था उस पर भी कोई भी डिबेट नहीं हुई थी। तो बहुत सारे इश्यूज है और भी कि डिबेट ही नहीं हो पाती है। पासिंग ऑफ लॉ विदाउट सेंडिंग टू पार्लियामेंट्री कमेटी, यानी कि पार्लियामेंट्री कमेटी के पास बिना भेजे ही हम बिल को पास कर देते हैं। और हमने अभी देखा मर्जिंग ऑफ 3 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। ठीक है, दिस आर द पार्ट्स है कि और भी देखेंगे कि किस तरह से जो इंक्रीजिंग यूज है कंकरेंट लिस्ट का बाय सेंटर टू फ्रेम लॉज फॉर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब कंकरेंट लिस्ट में हमने हेल्थ भी देखा था, हेल्थ पर गवर्नमेंट ने अपनी जो स्कीम है वो चलाई है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फसल बीमा योजना। ठीक है, और अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री जल आरोग्य योजना, फसल बीमा योजना, और जो ये रिसेंटली एग्रीकल्चर पर बिल पास किए थे सरकार ने। तो ये ऐसा लगता है कि जो कंकरेंट लिस्ट का यूज है वो सेंटर के द्वारा बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। ग्रेटर रोल सेंटर, अगर हम सेंट्रल अमेंडमेंट बिल देखें, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली 2021, जहाँ पर डिस्टर्बिंग बैलेंस बिटवीन एलजी और सीएम, नॉन फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट ड्यू टू रेगुलर प्रोटेस्ट वहाँ पर होता रहता है। पॉलिटिकल राइवलरी हमने देखा महाराष्ट्र में कि किस तरह से म्यूनिसिपल इलेक्शन डिले हो जाते हैं। ये हो गया हमारा लेजिस्लेटिव इश्यूज। नेक्स्ट है हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज। एडमिनिस्ट्रेटिव में कि किस तरह से जो गवर्नर का रोल है वो एज अ पॉलिटिसाइजेशन के रूप में बढ़ रहा है। यानी कि ऐसा कहते हैं कि जो गवर्नर है वो इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि उस पर किसी भी पार्टी का इन्फ्लुएंस नहीं होता है। ठीक है, अगर वो कोई भी पार्टी ज्वाइन कर रहा होता है तो उसे जब जिस दिन भी वो सीट को ज्वाइन करता है अपनी गवर्नर की, तो उस दिन उसे उस सीट को राज्यसभा हो लोकसभा हो उस सीट को खाली करना पड़ता है। तो अब ये जो रोल है वो बढ़ता जा रहा है, मतलब इंक्रीजिंग पॉलिटिसाइजेशन ऑफ गवर्नर का रोल, यानी कि उस पर आज हम कहते हैं कि जो गवर्नर है वो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी कठपुतली के रूप में काम करता है। तो वही बात हो रही है कि ये ऐसा कठपुतली के रूप में इसका रोल जो है वो बढ़ता जा रहा है। इंक्रीजिंग इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नर एंड एलजी इन डेली एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि गवर्नर का और एलजी का डेली एडमिनिस्ट्रेटिव में इंटरफेरेंस इग्नोर कर रही है इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट। अभी हमने रिसेंटली वो नेशनल कैपिटल सर्विस दिल्ली का एक्ट देखा था, वो हम यू कोट कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो यूनिलेटरल डिसीजन लिए जाते हैं उसका भी एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है फाइनेंस को लेकर। जैसे कि हमने देखा था कोविड टाइम में विदाउट द कंसिडरेशन ऑफ स्टेट सडन लॉकडाउन लगा दिया गया था, डिमोनेटाइजेशन सीधा एकदम ले दिया गया था। ठीक है, इससे लोगों को भी परेशानी होती है और सीधा सीधा हमारे जो फेडरलिज्म है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। रजिस्टरिंग इंटरेक्शन ऑफ स्टेट्स विद आउटसाइड कंट्रीज, यानी कि स्टेट जो है वो बाहर की कंट्री से इंटरेक्ट नहीं कर सकती। हमने देखा था कि 2018 में जब केरल में बहुत ज़्यादा फ्लड आई थी और जहाँ तो जो केरल है वो यूए के पास गई थी,
तो सेंटर ने मना कर दिया नहीं कि आप यूएई से 700 करोड़ की मदद नहीं ले सकते, ब्लॉक कर दिया भाई वहीं पर फाइनेंशियल एड को। ठीक है। हमारी जो इंटर स्टेट काउंसिल है एक एज अ फेडरलिज्म के रूप में काम करती है, लेकिन अभी उसको भी इतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा है। ठीक है। कंसर्न एंड चैलेंजेस इन वर्किंग ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल में, जोनल काउंसिल में, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में, ये बहुत ज़्यादा कंसर्न और चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें हमारा फेडरलिज्म की जो भावना है वो एक पावर थी, फेडरलिज्म की भावना थी, वो डिक्रीज हो रही है। किस तरह से हम देखें तो गवर्नर को स्पेशल पावर मिली हुई है अंडर 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल के। कॉन्स्टिट्यूशनल जो एसिमेट्री है, स्पेशल प्रोविजन अगर हम देखें आर्टिकल नंबर 37A और से लेकर जे तक, कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता स्टेट के बीच में हेल्थ फैसिलिटीज़ को लेकर। अभी फसल बीमा योजना में देखो कितनी मतलब बहुत सारी स्टेट जो है, इवन गुजरात जहाँ पर हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही की गवर्नमेंट है, तो वहाँ पर भी जो है फसल बीमा योजना से वो हट गई थी। ठीक है। जीएसटी को इम्प्लीमेंट कर दिया, ये सारे वही आ गए हमारे जीएसटी काउंसिल। चलो आगे बढ़ते रहो, हमें इतना ये जब हमारी प्रॉब्लम आई थी कोविड के टाइम पे जीएसटी कंपनसेशन सेस को लेकर, वहाँ पर कि किस तरह से जब जीएसटी लाया गया था तो सारे जो राइट्स थे स्टेट गवर्नमेंट के, उन्होंने इनडायरेक्ट टैक्सेस सारे के सारे उसमें जीएसटी में मिला दिए थे, तो स्टेट के पास रिवेन्यू कम हो गए थे। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने वादा किया था कि हम 5 सालों तक आपको जीएसटी कंपनसेशन सेस को प्रोवाइड करेंगे, लेकिन कोविड-19 की वजह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास फाइनेंस की कमी हो गई, जिसकी वजह से वो जीएसटी का सेस जो है वो नहीं दे पाई। तो इससे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हुई थी स्टेट्स को। ठीक है। अब जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है उनका तो हिस्सा बढ़ा दिया है, और जो सेंटर स्कीम है वो कम हो रही है। तब ये जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है वो इंक्रीज होगी, तो इसके लिए फाइनेंस की भी ज़रूरत होगी। अब फाइनेंस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो देगी नहीं, कम देगी, तो किस तरह से वो अपने जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको कंप्लीट कर पाएंगे। तो इसमें हम देखें तो बहुत सारे जो मिशन है, जैसे स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, जन धन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये ये स्टेट स्पॉन्सर स्कीम है जिसमें सेंटर स्टेट को फंड देती है, तब जाके वो इम्प्लीमेंट करती है। इसमें होता है कि जो 60 एक तो 60-40 होता है, एक होता है 90 और 10, और एक होता है 100% वाला। ये जो है मतलब नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स के लिए होता है, ये जो नॉर्मल स्टेट्स होती है, और ये जो हमारे हिल्स वाले होते हैं, मतलब ये एक क्राइटेरिया होता है नॉर्मल कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को फंड प्रोवाइड करती है। ये एक वे फॉरवर्ड है, आप इसको देख लेना। ये इतना कुछ खास आर्टिकल नहीं था, तो 2 ही आर्टिकल रहे थे हमारे, हमने उसको कंप्लीट कर लिया है, तो कीप रिवाइज। क्योंकि ये आर्टिकल हमारे जो एक हमारा था ऑर्डिनेंस को लेकर, और एक हमारा था इंक्रीजिंग रोल ऑफ सेंट्रलाइजेशन, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा सकती थी, बट अभी थोड़ा सा टाइम नहीं है, समय के अभाव में मैं आपको बाद में दिखा दूंगी मैं इसके सेंट्रलाइजेशन और ऑर्डिनेंस के ऊपर क्वेश्चन। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।